अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंसेस में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्कीन्स की ओजोनोलाइसिस के बारे में। ओजोनोलाइसिस ये ओजोन से है और ओजोन हम जानते हैं ये ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है जिसका फार्मूला होता है O3 और ये बहुत ही रिएक्टिव फॉर्म होती है। और ओजोनोलाइसिस से मुराद ओजोन का टूटना, यानी इसमें ओजोन का मॉलिक्यूल टूट जाएगा और उसके नतीजे में वो अल्कीन को भी जो है वो तोड़ देगा। और कहाँ से तोड़ेगा? जहाँ पे अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो ओजोनोलाइसिस ये रिएक्शन आज हम स्टडी करेंगे। ओजोनोलाइसिस के मतलब हमने देख लिए। इस रिएक्शन के अंदर जो मेन प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड्स हम जानते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन को कहा जाता है। अब एल्डिहाइड कब बनेगा और कीटोन कब बनेगा, इसका इन्हिसार अल्कीन्स की स्ट्रक्चर पर होता है। डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन बनना पॉसिबल होते हैं। वो कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको चंद एक टर्मिनोलॉजीज, चंद एक अल्फाज जो है वो याद रख लेने चाहिए। और वो अल्फाज ये हैं कि जब अल्कीन ओजोन से रिएक्शन करती है, कोई भी अल्कीन है, जब वो ओजोन यानी O3 से रिएक्शन करती है तो उसमें पहले एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम कहते हैं मोलोजोनाइड। अब ये मोलोजोनाइड, चूंकि मैं ये बता रहा हूं कि अनस्टेबल है, लिहाजा ये रीअरेंज करके एक जरा कम अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जिसे कहते हैं ओजोनाइड। तो ये लफाज आप अच्छी तरह याद कर लें, मोलोजोनाइड और ओजोनाइड। याद रखने की बात है, दोनों अनस्टेबल हैं, लेकिन मोलोजोनाइड ज्यादा अनस्टेबल है और ओजोनाइड कम अनस्टेबल है। और इनकी अनस्टेबिलिटी की वजह क्या है वो हम इनके स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो अब हम सिंपल से अल्कीन से इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे आसान जो है वो हम ये करेंगे कि हम सबसे पहला अल्कीन लेते हैं जो कि ईथीन है, और ईथीन का हम ओजोन के साथ रिएक्शन लिखते हैं। अब ये विगरस रिएक्शन होता है, डबल बॉन्ड ओजोन के साथ रिएक्ट करता है जिसके नतीजे में ये तीनों ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हुए इन कार्बन एटम्स के साथ ऐड अप हो जाते हैं। नोट करिएगा ये कैसे हो रहा है। कार्बन के साथ CH2, यहां से एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा CH2। अब 3 ऑक्सीजन आपने जोड़ने हैं, ड्राइंग का ख्याल करिएगा। ये 3 ऑक्सीजन एटम्स आपने इसके साथ जोड़ दिए। ये इस तरह से ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन गया जिसका नाम है मोलोजोनाइड। मैंने नाम पहले इसलिए बता दिए ताकि आप इन नामों को अच्छी तरह याद कर लें। और ये भी बताया कि ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। अब हाईली अनस्टेबल क्यों है तो उसमें आप देखें, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि बहुत कम एनर्जी रखता है। इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो राउंड अबाउट 146 किलो जूल पर मोल होती है, जो बहुत कम एनर्जी है। और इतनी कम एनर्जी के साथ इस मॉलिक्यूल का स्टेबल होना ये वाकई ही इम्पॉसिबल है। अब ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो ये अपने आप को रीअरेंज करता है। मैं कह रहा हूं रीअरेंज करता है। रीअरेंज, रीअरेंज क्या मतलब कि यहां कोई रिएक्शन नहीं होने जा रहा बल्कि सिर्फ एटम की तरतीब बदलने जा रही है, जिसको हम कहते हैं आइसोमराइजेशन होने जा रही है। आइसोमर बनने लगा है। और वो आइसोमर कैसे बनेगा मैं यहां नीचे उसको बना रहा हूं, आप नोट करें। यहां से एक ऑक्सीजन को उठा के आपने दूसरी तरफ ले जाना है। नतीजा क्या होगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहां से फिर ब्रेक कर जाएगा। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा CH2 CH2। अक्सर बच्चे यहां गलती करते हैं और कार्बन कार्बन के दरमियान यहां बॉन्ड लगा देते हैं, और इस गलती को करते हुए उन्हें ख्याल नहीं रहता कि वो कार्बन के 5 बॉन्ड कर जाते हैं। तो ये आप लोगों ने एहतियात करनी है, आपने इससे बचना है। तो ये हमारे पास बन गया ओजोनाइड।
तो मोलोजोनाइड रीअरेंज होकर ओजोनाइड बना देता है। अब जब ये ओजोनाइड बन जाएगा तो अब नोट करें कि मोलोजोनाइड में दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड थे। यहां पे ये देखें, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, लेकिन ओजोनाइड में अभी भी एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, जो कि मैंने बताया है कि बहुत कम बॉन्ड एनर्जी रखने वाला है। और इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होने की वजह से ये मॉलिक्यूल एज अ होल अनस्टेबल होता है। और इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से ये पानी जैसे स्टेबल कंपाउंड के साथ भी बड़ी आसानी से रिएक्शन करता है और पानी इसकी रिडक्शन करता है। रिडक्शन यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन। पानी इसमें से ऑक्सीजन का एटम निकालेगा। कैसे निकालेगा? लेट्स से कि ये ऑक्सीजन एटम है जो पानी अपने साथ लेके जाने वाला है। इस ऑक्सीजन एटम को पानी अपने पास रख लेगा, नतीजतन ये यहां से ब्रेक करेगा और ये यहां से ब्रेक करेगा। आप नोट करें, ऑक्सीजन का बॉन्ड इस कार्बन से ब्रेक कर रहा है, कार्बन का बॉन्ड इस ऑक्सीजन से ब्रेक कर रहा है। नतीजा कि ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरह से इस कार्बन पर भी आप ध्यान दें जरा कि इस कार्बन का यहां ऑक्सीजन से बॉन्ड है और इस ऑक्सीजन का इस ऑक्सीजन से बॉन्ड था, तो ये भी ब्रेक हो गया, ये भी ब्रेक हो गया। तो ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जो है ये बॉन्ड कर लेंगे और यहां भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। मैं इन दोनों की स्ट्रक्चर्स को अब ओपन करके लिखूंगा ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो ये ऑक्सीजन जो है वो पानी ले गया है, तो पानी जो है वो बन जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। प्लस नोट करें ये दोनों एक ही जैसे हैं, तो एक ही स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, हम दोनों स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन है और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस तरह के दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो आप जानते हैं ये पहला एल्डिहाइड है जिसका कॉमन नेम तो है फॉर्मेल्डिहाइड और इसका आईयूपैक नेम है मेथनॉल। तो यहां पे इस तरह से ये जो है रिएक्शन मुकम्मल होता है। हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड खुद एक रिएक्टिव कंपाउंड है, तो इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए यहां पे जिंक यूज की जाता है। जिंक प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड एरोहेड ZnO प्लस H2O। तो बेसिकली पानी यहां पे एज अ कैटालिस्ट रोल प्ले करता है। तो आप इस मैकेनिज्म को यहां पे अच्छी तरह समझ लेने के लिए आप ऐसा करें कि आप प्रोपीन के साथ इस मैकेनिज्म को ट्राई करें। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ओजोन। तो इस मैकेनिज्म को आप खुद ट्राई करें और इसका प्रोडक्ट आप लिखें कि क्या इसका प्रोडक्ट आएगा। ये चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करेगी। नोट करने की बात यह है कि रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ यहां तक है। ये स्ट्रक्चर इसने कोई रोल प्ले नहीं करना, ये ऐसा ही रहेगा। यहां पे आपने रिएक्शन करना है। रिएक्शन किस तरह से करना है? पहले आप मोनोजोनाइड बनाएंगे, फिर आप ओजोनाइड बनाएंगे और अल्टीमेटली आप जो है इस स्ट्रक्चर को जब ब्रेक करेंगे तो एक जो है आपके पास दो कार्बन वाला कंपाउंड आ जाएगा और एक आपके पास एक कार्बन वाला कंपाउंड आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे दोनों कंपाउंड एक ही तरह के बने हैं और यहाँ पे जो है दोनों कंपाउंड एक जैसे नहीं बनेंगे। हमारे पास प्रोडक्ट को निकालने का, प्रोडक्ट को मालूम करने का एक शॉर्टकट भी है। यानी अगर हमें अल्कीन का स्ट्रक्चर पता हो तो हम उससे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इनफैक्ट अगर हमें सिर्फ प्रोडक्ट बता दिया जाए तो हम उससे बता सकते हैं कि अल्कीन कौन सी है जो ये रिएक्शन करके इसके नतीजे में ये कंपाउंड बना रही है। जैसे कि अगर कोई एग्जामिनर हमसे कहता है कि मैंने एक अल्कीन ली और मैंने उसकी ओजोनलाइसिस करके जो प्रोडक्ट बनाया वो ये था CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब वो ये कहता है कि मैंने सिर्फ ये प्रोडक्ट बनाया है। हमें समझना चाहिए कि जब ओजोनलाइसिस होती है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन यहां पे वो हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट बता रहा है। इसका मतलब है कि जो दो प्रोडक्ट बनते हैं वो दोनों यही बनते हैं। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां एक ही प्रोडक्ट बना है लेकिन उसके दो मॉलिक्यूल हैं। तो जब एग्जामिनर आपको ये कहता है कि हमने
अल्कीन की ओजोनलाइसिस की और हमारे पास सिर्फ एसिटल्डिहाइड आया है, तो इसका मतलब यह है कि उसके पास दोनों मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के थे। अब आपसे वो पूछता है कि अल्कीन कौन सी है, तो आप कैसे बताएंगे कि अल्कीन कौन सी है? तो ये ट्रिक जो है इसको सीख लें। आपने ये नोट करना है कि वो हमसे कहता है कि एसिटल्डिहाइड बनती है, तो हमें पता है कि ये एसिटल्डिहाइड एक नहीं बल्कि दो हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एसिटल्डिहाइड के ऑक्सीजन को गायब कर देंगे। जब आप इनको गायब करेंगे, देखें ये क्या रह जाएगा, CH3CH, और दूसरा जो एसिटल्डिहाइड है उसके भी आप ऑक्सीजन को गायब कर दें, CH3। और अब आप ऐसा करें कि दोनों मॉलिक्यूल के अंदर वो जो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है वो आप इन दोनों का आपस में बना दें, तो देखें अल्कीन बन गई। तो ये वो अल्कीन है जिसकी ओजोनोलाइसिस से ये प्रोडक्ट बनता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जामिनर हमें ये कहता है कि एक अल्कीन है और उसकी मैंने ओजोनोलाइसिस की है, और ओजोनोलाइसिस करके मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है CH3C डबल बॉन्ड OH यानी एसिटल्डिहाइड, और दूसरा प्रोडक्ट बनता है HC डबल बॉन्ड OH। तो अब वो आपसे पूछता है कि बताओ कि भाई इसमें अल्कीन कौन सी होगी। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली मेरा ट्रिक जो है उसे इस्तेमाल करेंगे। और ट्रिक क्या है कि आप इन दोनों कंपाउंड्स को लिखेंगे बगैर ऑक्सीजन के। देखें CH3 और CH, और यहां पे आप सिंपली क्या लिख देंगे, CH2। अब इस कार्बन का ऑक्सीजन से जो डबल बॉन्ड है और इस कार्बन का जो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड है वो आप इन दोनों का आपस में ड्रा कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है वो प्रोडक्ट से अल्कीन बता सकते हैं कि ओजोनोलाइसिस के अमल में कौन सी अल्कीन इस्तेमाल हुई थी। सिर्फ यही नहीं, हम दूसरी तरफ भी जा सकते हैं कि अगर हमें वो अल्कीन बताए और ये पूछे कि बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा जब ये ओजोनोलाइसिस करेगी, तो वो भी हम बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो हमें कहता है कि भाई ये अल्कीन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और वो हमें पूछता है कि बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा जब ये ओजोनोलाइसिस करेगी, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप सोचें कि क्या हो सकता है। आपको ये सारा मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको यहां पे कहा, तो नहीं, आप जरा गौर करें। मैं पहले इसको हल कर देता हूं आपके लिए, आप मैकेनिज्म लिख के इसको हल करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए फिलहाल इसको प्रोडक्ट बना देता हूं। आप बगैर मैकेनिज्म लिखते हुए आपको बता देता हूं कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए आपने कैसे करना है। ये डबल बॉन्ड जो है इसको आपने अंदर से गायब करना है। अब जब आप डबल बॉन्ड गायब करेंगे और इन स्ट्रक्चर्स को आपने खोल के लिख देना है। देखिए जरा, एक आपके पास ये स्ट्रक्चर है, तो इसको जब आप ओपन करके लिखेंगे तो ये क्या आएगा, CH3CH, और ये जो दूसरा है इसको आप लिखें तो ये क्या आएगा, CHH। अच्छा, अब आप ये करें कि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इसके साथ आप जोड़ दें और दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इसके साथ जोड़ दें। ले, तो इसकी ओजोनोलाइसिस के ये दो प्रोडक्ट होंगे। आप सोचेंगे भाई O3 था, एक ऑक्सीजन किधर चला गया, तो मैकेनिज्म में आप याद करें कि एक ऑक्सीजन जो है वो पानी लेके चला जाता है, जो कि अल्टीमेटली जिंक के पास चला जाता है। तो इस तरह ये आपने देख लिया कि अल्कीन से हमने बगैर मैकेनिज्म के प्रोडक्ट मालूम कर लिया है। अच्छा, यहां पे आप गौर करेंगे, मैंने एक एग्जांपल आपके लिए हल की है और इसमें यही कुछ दिखाया गया है। प्रोडक्ट से अल्कीन बनाई जा रही है और यहां अल्कीन से प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, और ये दोनों एक ही चीज है। अच्छा, तो यहां पे आप वो टेक्निक यूज करें। अगर इस अल्कीन से आपने प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट क्या होगा, तो कैसे करेंगे, ध्यान करिएगा। CH3 CH2 CH, और यहां पे हमारे पास क्या आएगा,
CH और H। अब हमने क्या करना है, इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड O लगा दें और इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड O लगा दें, तो हमारे पास ये दो तरह के जो है ये प्रोडक्ट आ गए। एक हमारे पास बन गई प्रोपोनल्डिहाइड और दूसरी हमारे पास बन गई फॉर्मल्डिहाइड। एक आखिरी बात, ओवोनोलाइसिस का एक बहुत अहम इस्तेमाल कि इससे हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन पता लगती है। आप नोट करें, यहां पे मैंने दो एग्जांपल आपको दी हैं, एक एग्जांपल ये वाली देखें और दूसरी एग्जांपल ये वाली देखें। इस एग्जांपल में भी 4 कार्बन वाला अल्कीन है और इस एग्जांपल में भी 4 कार्बन वाला अल्कीन है, लेकिन ओवोनोलाइसिस के नतीजे में ये जो 4 कार्बन वाला अल्कीन है ये सिर्फ और सिर्फ एसिटल्डिहाइड प्रोड्यूस करता है, जबकि ये 4 कार्बन वाला अल्कीन जो है ये प्रोपोनल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड प्रोड्यूस करता है। तो फर्क क्या है? फर्क है डबल बॉन्ड की पोजीशन का। यहां डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान, और यहां डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान। तो इस तरह से ओजोनोलाइसिस ना सिर्फ हमें स्ट्रक्चर डिटरमिन करने में हेल्प करती है, बल्कि वहां पे हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बता देती है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहां पे मौजूद है। इससे पहले हमने हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन की बात की थी। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन हमें डबल बॉन्ड के होने या ना होने के बारे में बताता है, जबकि ओजोनोलाइसिस ना सिर्फ हमें डबल बॉन्ड की मौजूदगी का बताता है बल्कि डबल बॉन्ड की पोजीशन के लिए बताता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओजोनोलाइसिस से हम पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को मालूम कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड कहां पे है।